हालात पर चर्चा के लिए G7 बैठक आयोजित करने के लिए सहमत। यूरोपीय संघ ने कहा, जब तक मानवाधिकारों का सम्मान नहीं, तालिबान से नहीं कोई संबंध। पेगासस मामले में जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित आयोग को रद्द करने की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य सरकार के आयोग गठन के फैसले को बताया असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए में प्रवेश परीक्षा में बैठने की दी इजाजत। परीक्षा का नतीजा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर करेगा निर्भर। 5 सितंबर को आयोजित होगी परीक्षा। अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठकों में होंगे शामिल। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से अफगानिस्तान के मसले पर की चर्चा। जयशंकर आज प्रोटेक्टिंग द प्रोटेक्टर्स, टेक्नोलॉजी एंड पीस कीपिंग विषय पर खुली चर्चा में होंगे शामिल। भारत में कोरोना के खिलाफ जंग जारी। देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या मार्च 2020 के बाद सबसे कम। वहीं टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी। देश भर में अब तक 56 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए भारत का पहला दल टोक्यो रवाना। पहले बैच में 2016 रियो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता अमरियप्पन थंगवेलु भी शामिल। टोक्यो में 24 अगस्त से 8 सितंबर के बीच होगा पैरालंपिक खेलों का आयोजन। और आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश का मान बढ़ाकर लौटे भारतीय खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास मुलाकात की। खिलाड़ियों ने पीएम मोदी के साथ अपने अनुभव किए साझा। पीएम ने मेडल न जीतने वाले खिलाड़ियों का भी बढ़ाया उत्साह। पीएम मोदी ने एक एक खिलाड़ी के साथ मिलकर बातचीत की और खिलाड़ियों के मेडल के साथ फोटो भी खिंचवाई। हॉकी में 41 साल के सूखे को खत्म करके ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम ने पीएम मोदी को ऑटोग्राफ की गई हॉकी स्टिक गिफ्ट की। गौरतलब है कि इस बार का ओलंपिक भारत के लिए यादगार रहा और देश ने पहली बार कुल 7 मेडल अपने नाम किए। नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में 100 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए ट्रैक एंड फील्ड में देश को पहला मेडल दिलाया। उन्होंने अपना गोल्ड मेडल दिग्गज धावक मिल्खा सिंह को समर्पित किया था। रवि दहिया ने कुश्ती में और मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में देश को सिल्वर मेडल दिलाया था। वहीं पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया, लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। देश की बेटियों को बहुत प्रेरित किया है और खेल में इंटरेस्ट ये ओलंपिक अपने देश में मेडल से ज्यादा खेल के प्रति माँ बाप का विश्वास बढ़ेगा। पहले तो क्या था, एक आध खिलाड़ी की रुचि होती वो कर लेता था, लेकिन माँ बाप अरे पढ़ाई करो, जाओ छोटे भाई को जरा उसको संभालो, देखो पापा आने का समय हो गया तुम घर में रहो, ऐसा सब होता था। अब बदलेगा। इस ओलंपिक के बाद माँ बाप चाहेंगे कि बच्चों की अगर रुचि खेलकूद में है तो उनको मदद करें। ओलंपिक 2020 में देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा को उनका फेवरेट चूरमा परोसा गया। कि विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता है और दूसरा मैंने देखा है कि पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता है। ये दोनों चीजें बहुत बड़ी है और ये मैं तुम्हें जब भी तुमसे बात किया है हर बार बड़ा बैलेंसिंग चीजें देखी है। कुछ तो होगा जी। सर वो तो हमारा स्पोर्ट्स ऐसा है कि मतलब अपोनेंट पे निर्भर तो करता है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना होता है।
मतलब हम फाइनल इकट्ठे खेलते हैं, 12 लोग होते हैं, लेकिन उन एथलीट्स के बीच में हमें अपने आप पे फोकस करना होता है, हमें बस अपना ही बेस्ट करना होता है। तो कोशिश यही करता हूँ कि दूसरे की परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान ना देके या उसकी परफॉर्मेंस को देख के नर्वस ना होके अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेटर करनी है उस पर फोकस करूँ। अच्छा, ये चूरमा वूरमा खाया कि नहीं खाया? खाया था सर, सोफा होटल में बना कब के कब दिया था खाया अभी? मैंने। आते ही वहाँ से और एक बार खाना होगा। हाँ। आप भी खाइए सर। मेरा क्या होता है, मैं इस चातुर्मास सिर्फ एक टाइम खाना खाता हूँ, थैंक यू सर। तो मेरे लिए बड़ी नियमों का इतना बड़ा पाबंदी रखता हूँ मैं। भाई सबको खिलाइए। हाँ। वहीं जबकि पीवी सिंधु को प्रधानमंत्री ने आइसक्रीम की पार्टी दी। मैंने एकेडमी और स्पोर्ट्स स्कूल लगाने के लिए सोच रही थी, तो मुझे वाइजैक में लैंड दिया था, बट अभी तो खेल रही हूँ, बट बाद में ऑब्वियसली मेरा पापा सपोर्ट करेंगे, तो ही विल बी डूइंग द एकेडमी साइड, तो आफ्टर प्लेइंग तब। भाई पहले मुझे इसको आइसक्रीम खिलाना है, मैंने प्रॉमिस किया था उसको। सब बंद हो गया ना? हाँ सर, अभी ओलंपिक्स टाइम पे ऑब्वियसली बंद हो गया, बट अभी थोड़े दिन से खा रही सबको हूँ। खिलाइए भाई। हाँ। ये भी फिर डबल डबल मेडल लेके आएंगे। सर वो मेरा कोच है सर, पार्क उनका नाम। So you are from Korea? Yes, sir. Wow. South Korea, sir. Namaste, sir. Ever have you visited Ayodhya? Yeah. Ayodhya? You know anything about Ayodhya? Did you visit? There is a special relation with Korea and Ayodhya. And last time, the first lady, your president's wife, she came to Yes, sir. she came to attend that function in Ayodhya. Yeah. She was a special guest. So you must visit Ayodhya and you must know what is the history about Ayodhya. And you will feel proud. Yes, thank you, sir. Thank you. It's my honor, sir. Actually, yesterday I told phone call to my wife. Oh, So she tell me, I tell her, wife, tomorrow I gonna meet Prime Minister of India, so Narendra Modi Prime Minister. She say me, oh my God, crazy, so honey. It's your life succeed. Yes. और अभी दहिया से पीएम मोदी ने उस दाव के बारे में बात की जिससे उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में परचम लहराया। वो आखिरी सेकंड्स कुछ था जितने लोगों को लगता है यार क्या होगा पता नहीं, और अचानक से तूने खेल बदल दिया। यही था कि जेको जी जो करके दिखाना है। नहीं, तुम्हारे दिमाग में था कि तुम इसका प्रयोग करोगे या मौका मिल गया वहाँ? नहीं, देखो पहले ही दिमाग में था कि बस अब एक ही टेक्निक है, अगर इसमें अगर सफल होना है तो बस ये लगानी है, उसके बाद। लेकिन तुम्हारा हाथ काट लिया, ये क्या काटा है, वो काटा ये वाला, उसके बाद भी तुम जकड़ के रहे। देखो जी वो टाइम ऐसा था, अगर छोड़ देता तो शायद बाउट किधर मिल सकती थी। बाद में कोई एक्शन लेते हैं क्या इस प्रकार से, कोई काटता छाटता है तो? हाँ जी लेते हैं, देखो पर थोड़ा ना उस टाइम पे मतलब इतना ही था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना खून नहीं आए थे उसके अंदर से, लीला तो हो गया था, अगर खून आते तो शायद कुछ एक्शन हो जाता। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा किया आपने। वहीं बजरंग पुनिया से उन्होंने पूछा ऐसा क्या रहा कि उन्होंने चोट के बावजूद जीत के लिए प्रेरित किया। और बजरंगी आशीर्वाद आप लोगों का। तुम्हारे ये पैर में इतनी चोट आई और तुम खेलते रहे, बाद में तुम्हारी पट्टी खोलने का निर्णय तुमने कैसे कर दिया आगे कि निकाल दो मुझे, जो होगा सो होगा, ऐसा मन कैसे बन गया? देखिए पूरी लाइफ एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में देश के लिए अपने मेडल जीते और गोल्ड जीते, तो यही था लास्ट बाउट थी, तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई टेप तो आपको करनी पड़ेगी, तो मैंने यही बोला कि भाई अभी टूट भी जाएगा तो क्या फ़ायदा, पहले मेडल ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ मेडल के लिए आया था और देशवासियों ने गोल्ड की उम्मीद की थी, तो वो गोल्ड तो नहीं जीत पाया, उसकी भरपाई मैं 24 में पूरा करने की कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा। वो तो मुझे पूरा भरोसा है, तुम चुप बैठने वाले नहीं हो। पीएम मोदी की ओलंपियंस खिलाड़ियों के साथ हुई बातचीत पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट किया
और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हम विचारों और प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं। हम इन खिलाड़ियों को सुन रहे हैं, हम उन्हें शामिल करके उन पर अमल करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेल के बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों से उनके विचारों को साझा करने को कहा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आगे खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों से बातचीत में कहा है कि संतुलित आहार का खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन में अहम भूमिका होती है। पीएम ने ओलंपियंस से देश में खेल, स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। एक लेक्चर पोषण के संबंध में, न्यूट्रिशन वैल्यू के संबंध में, क्योंकि खिलाड़ी के जीवन में वो बहुत बड़ा होता है, विकास के लिए भी जुड़ा होता है। आज आप हैरान हो जाएंगे, हमारी जो बच्चियां हैं वो 13, 14, 15 साल में ऐसी एनेमिक कंडीशन में होती है कभी कभी, और 5 साल 10 साल के बाद जब वो मां बनेगी वो बच्चा स्वस्थ पैदा ही नहीं हो सकता। और जिस देश का बचपन स्वस्थ ना हो वो देश भी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। और एक बहुत बड़ा सामाजिक काम मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, स्पोर्ट्स पर्सन जब कहता है तो इस विषय में वो विश्वास करता है, हाँ यार देखिए यहां तक पहुंचा तो खाने में उसने नियमों का पालन किया। तो मैं आपसे एक अपेक्षा करता हूं कि आप एक तो खुद कॉलेज के बच्चों से मिले तो क्या बोलना, स्कूल के बच्चों से मिले तो क्या बताना, प्राइमरी बच्चों से मिले, ऐसे 3-4 विषय तैयार करके ऑनलाइन सब अवेलेबल होता है। मैं भी आपको नोट भेज दे, डिपार्टमेंट ऐसी व्यवस्था करूंगा। लेकिन आप एक लेक्चर तैयार कीजिए और उनको समझाइए, और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी सेवा होगी। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। गरीब महिलाओं, गरीब बच्चों में कुपोषण और जरूरी पौष्टिक पदार्थों की कमी उनके विकास में बड़ी बाधा बनती है। इसे देखते हुए ये तय किया गया है कि सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है उसे फोर्टिफाई करेगी, गरीबों को पोषण युक्त चावल देगी। राशन की दुकान पर मिलने वाला चावल हो, मिड डे मील में बालकों को मिलने वाला चावल हो, या फिर वर्ष 2024 तक हर योजना के माध्यम से मिलने वाला चावल फोर्टिफाई कर दिया जाएगा। देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। गरीब महिलाओं, गरीब बच्चों में कुपोषण और जरूरी पौष्टिक पदार्थों की कमी उनके विकास में बड़ी बाधा बनती है। इसे देखते हुए ये तय किया गया है कि सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है उसे फोर्टिफाई करेगी, गरीबों को पोषण युक्त चावल देगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर परमीत कौर, चीफ डाइटिशियन, एम्स नई दिल्ली से। डॉक्टर कौर, सबसे पहले इस बड़े एक तरह से ऐलान को किस तरह से आप देखती हैं? देश में कुपोषण को कम करने के लिए सरकार हालांकि कई योजनाओं पर काम कर रही है, लेकिन इस ऐलान को कैसे देखती हैं? ये इसको तो बहुत ही हम वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत बड़ा इश्यू है इसकी डेफिशिएंसी का, और फोर्टिफिकेशन जो है वो इसका राइट आंसर है। और ऐसे करने से अगर जैसे कहा जाता है कि नींव अगर स्ट्रांग होगी तो आगे जो है आगे भी बहुत अच्छा, बेस स्ट्रांग होने से परफॉर्मेंस और जो स्ट्रेंथ है, ट्रेनिंग है एथलीट्स की, वो उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का निर्णय है, ये इसको हम बहुत ही ज्यादा वेलकम करते हैं, और ये जो है आज की जैसी रिक्वायरमेंट है उसका बिल्कुल सटीक आंसर है। जी डॉक्टर कौर, चावल को फोर्टिफाई किया जाएगा, पोषण युक्त किया जाएगा, तो क्या अभी तक जो योजनाएं
इस समय जारी हैं देश में, उसमें जो चावल दिया जाता है आहार में खाने के लिए, उसमें क्या कमी है जो अब वो कमी दूर होगी? बेसिकली राइस जो है वो आयरन डेफिशिएंट होता है, तो इसलिए अगर हम फोर्टिफिकेशन में आयरन ऐड करते हैं तो फिर उससे, जैसे एनीमिया इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। एनीमिया जो 50% से ज्यादा जो है हमारी जो इंडियन विमेन है वो इसमें डेफिशिएंसी है आयरन की, तो उसको वो टारगेट कर सकता है। जी हाँ, और ये सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं होगा, यानी कि गर्भवती महिलाएं भी जो हैं, जो वो आहार लेती हैं, उससे सीधा फायदा आने वाली पीढ़ी उन बच्चों को होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और साथ ही साथ जो एडोलेसेंट है, किशोर अवस्था में है, उनको भी आयरन मिलेगा, तो फिर उनकी बेस भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि आयरन जो है बेसिक हमारा मिनरल है जो परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बूस्ट करता है। जी डॉक्टर कौर, जिन योजनाओं के तहत चावल को आहार में शामिल किया जाता है और दिया जाता है, इस पूरे इस बदलाव से, इस नए, एक तरह से कह सकते हैं, इस नए एडिशन से किस तरह से महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चों को फायदा होगा जो आज नहीं मिल रहा, या फिर लोगों में इस बात की जागरूकता भी नहीं है कि आयरन की कमी उन लोगों में है, जिसका एक बड़ा असर पूरे स्वास्थ्य और उनके स्वास्थ्य के साथ साथ पूरे जीवन में और बच्चों के खासकर खेलकूद से लेकर पढ़ाई के प्रदर्शन में साफ दिखाई देता है उस कमी का? इसका जो है, आप जो कह रहे हैं, इससे टोटली मैं एग्री कर रही हूँ कि इससे अवेयरनेस जनरेट होगी। फोर्टिफिकेशन की अवेयरनेस हमें और जनरेट करनी है अभी आगे जाके, क्योंकि अभी अवेयरनेस कुछ कम है। कुछ चीजें इंडिया में ऑलरेडी फोर्टिफाई हो रही हैं, जैसे कुछ ब्रेड्स हैं, कुछ आटा है, ऑयल्स हैं, ये भी फोर्टिफाई हो रहे हैं, लेकिन वो कॉमन जो है सबको नहीं वो केटर करती। लेकिन अगर इस योजना के अनुसार अगर जो बेसिक हम राइस दे रहे हैं वही फोर्टिफाई हो जाएगा, एनर्जी का सोर्स तो होता है ये राइस, क्योंकि वो हमारा स्टेपल फूड है। हमारी जो बेसिक कैलोरीज, जो एनर्जी चाहिए, वो हमें अपने सीरियल से मिलती है, तो वो तो हमें मिलेगी। साथ ही साथ हमें एडेड विटामिन और मिनरल्स भी मिलेंगे, जो हमारी ना सिर्फ परफॉर्मेंस एनहांस करेगी, साथ साथ इम्यूनिटी भी एनहांस करेगी, हमारे इम्यून फंक्शन के लिए भी अच्छी है, जिसकी आजकल के समय में बहुत ही ज्यादा हम सोचते हैं कि जरूरत है, गुड इम्यूनिटी की। जी डॉक्टर कौर, बचपन से ही इसकी कमी से किस तरह की बीमारियां होती हैं, चाहे महिलाओं में किस तरह की समस्याएं होती हैं, उन लड़कियों में जो 13, 14, 12, 13 साल की होती हैं, उन्हें किस तरह की दिक्कतें होती हैं? बहुत सारी स्टडीज हुई है, रिसर्च हुई है, जिसमें ये पाया गया है कि जिन लोगों में आयरन डेफिशिएंसी होती है या विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, एक तो अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके जो स्कोर्स आएंगे, जो एजुकेशन, जो पढ़ाई के स्कोर्स आते हैं, वो थोड़े कम हो सकते हैं। साथ ही साथ जो खेल कूद में परफॉर्मेंस है वो भी कम हो सकते हैं, क्योंकि एक्टिविटी कम होगी, मतलब इतना बॉडी में स्ट्रेंथ और स्टेमिना नहीं हो रहता है कि अच्छे से परफॉर्म कर सके। साथ ही साथ बीमार जल्दी पड़ने की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगी तो हम जो कॉमन इन्फेक्शन से बच पाएंगे। अगर हमें इन्फेक्शंस नहीं होंगे तो हमारी बॉडी स्ट्रांग रहेगी। तो इसलिए बॉडी स्ट्रांग रखने के लिए फोर्टिफिकेशन, जैसे अभी कहा गया है, वो राइट आंसर है इस टाइम पे। जी हाँ, बिल्कुल, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार ने ली है, और इसे अपनी प्राथमिकता बताते हुए सरकार का कहना है कि तमाम योजनाओं के तहत मिलने वाले चावल को फोर्टिफाई किया जाएगा, यानी कि उसे पोषण युक्त बनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौर हमारे साथ बात करने के लिए इस विषय पे। और आइए अब बात ताजा खबर की। अफगानिस्तान में जारी उथल पुथल के बीच उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने अफगानिस्तान के संविधान के अनुसार कार्यवाहक राष्ट्रपति होने का दावा पेश किया है। उन्होंने एक ट्वीट कर दावा किया है कि संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में देश छोड़ने पर या इस्तीफा देने पर या फिर मृत्यु होने पर प्रथम उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। ऐसे में मैं देश में मौजूद हूं और वैधानिक रूप से मैं ही कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं। मैं सभी नेताओं से संपर्क में हूं और उनका समर्थन और सहमति ले रहा हूं। और अफगानिस्तान के काबुल शहर के एक वीडियो में कुछ अफगानी महिलाएं हाथ में बैनर लिए हुए तालिबान का विरोध कर रही हैं, जबकि वहां तालिबान के लड़ाके भी मौजूद थे। ये महिलाएं तालिबान से समान अधिकार मांग रही हैं।
उनकी मांग है कि उन्हें सत्ता और रोजगार में बराबरी की भागीदारी चाहिए। तकरीबन 10 तालिबानी लड़ाके वहां मौजूद हैं और सबके हाथों में हथियार भी हैं। बावजूद इसके ये महिलाएं बिना किसी डर के तालिबान को चुनौती दे रही हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और संयुक्त राष्ट्र में 2 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की अध्यक्षता करने के लिए न्यूयॉर्क गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से अफगानिस्तान के मसले पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट करके बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने बताया कि दोनों की चर्चा अफगानिस्तान पर केंद्रित रही। वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने अमेरिका से कहा है कि वे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए नागरिकों को सुरक्षित मार्ग मुहैया कराएगा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा है कि अमेरिका का मानना है कि काबुल से लोगों को निकालने का काम 31 अगस्त तक चल सकता है। तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के बाद अमेरिका ने लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयासों के तहत हजारों अमेरिकी सैनिकों को काबुल भेजा गया है। तो वहीं ब्रिटेन सरकार ने घोषणा की है कि वह अफगान नागरिकों को शरण देने की योजना बना रही है। वहीं तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान छोड़कर आए लोग मंगलवार शाम ब्रिटेन पहुंचे। हजारों अफगान शरणार्थियों के लिए ब्रिटेन सरकार के वादे के मुताबिक आने वाले वर्षों में 20,000 से अधिक अफगानियों को ब्रिटेन में घर बसाने में मदद की जाएगी। ब्रिटेन की घोषणा के मुताबिक पहले वर्ष में अफगानिस्तान के 5,000 शरणार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें महिलाएं और अन्य जरूरतमंद लोग शामिल हैं। यूरोपीय संघ अफगानिस्तानी नागरिकों को सहायता देने के लिए तालिबान के साथ बातचीत करेगा, भले ही वे उन्हें वैध शासकों के रूप में मान्यता न दें। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की एक आपातकालीन बैठक के बाद बोलते हुए यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि संभावित प्रवासी आपदा और मानवीय संकट को रोकने के लिए जल्द ही बातचीत करना शुरू करना चाहते हैं। बोरेल ने कहा कि यूरोपीय संघ की प्राथमिकता काबुल से यूरोपीय संघ के कर्मचारियों और अफगान सहायकों को निकालना है। उन्होंने यूरोपीय संघ के लिए काम करने वाले स्थानीय लोगों की संख्या लगभग 400 बताई, जिनमें उनके परिवार भी शामिल थे। वहीं जर्मनी भी अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को तेजी से निकालने पर काम कर रहा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के क्रम में बंडुस्वेयर प्लेन ने बच्चों और महिलाओं सहित करीब 100 लोगों को बाहर निकाला। ये विमान काबुल से कल ताशकंद पहुंचा। निकट भविष्य में और ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। जर्मनी ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 600 सैनिक तैनात किए हैं। और अधिक जानकारी के लिए बात करते अपनी संवाददाता मेघना देव से। मेघना, तमाम देशों को हम देख रहे हैं लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने देश के नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाल सके। साथ ही साथ कई देशों के साथ ये भी एक आम राय हो रही है कि किस तरह से अफगानी शरणार्थियों को भी शरण दी जाए, उन जरूरतमंद महिलाओं को और तमाम लोगों को। लेकिन इस बीच जो दृश्य काबुल का दिखाई दे रहा है, जो एक वीडियो वायरल हुआ है, ये क्या कहना चाहते हैं इन दृश्यों से कि जहां महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, तालिबान हथियारबंद खड़े हैं, लेकिन किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं था तालिबानियों की तरफ से। तो क्या जो 20 साल पहले का जो तालिबान था और आज का जो तालिबान है, क्या वो बदला हुआ है, ये बताने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए इसमें कई नैरेटिव्स इस चीज़ के निकल सकते हैं कि जो 20 साल पहले का तालिबान था, जिस तरह की एट्रॉसिटीज़, जिस तरह की क्रूरता और जिस तरह का जो मोडस ऑपरेंडी था तालिबान का, वो जो हार्ड एक कॉन्क्रीट थॉट्स थे, वो थोड़ा सॉफ्ट थॉट्स नज़र आए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जिस तरीके से कहा कि जो महिलाओं के जो राइट्स हैं वो उन्हें दिए जाएंगे इस्लाम के अंतर्गत। उसके साथ ही ये भी कहा गया कि प्राइवेट मीडिया को फंक्शन करने दिया जाएगा, लेकिन उन्हें कुछ भी एंटी इस्लामिक जो है वो नहीं लिखना है, छापना है या ब्रॉडकास्ट करना है। तो इस तरह की चीज़ें कही गई हैं। उसके साथ ही ये कहा गया, एमनेस्टी को एक डिक्लेयर किया गया है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो अपने काम पर जाएं, काम अपना शुरू करें। तो और ये भी कहा गया कि जो लोग एयरपोर्ट जाना चाहते हैं और यहाँ से जाना चाहते हैं, उनको भी परेशान नहीं किया जाएगा, उनको जाने दिया जाएगा। जिन लोगों ने जो खिलाफ काम किया है, उनको भी क्षमा करने की बात की गई है। तो जो ये भी हो सकता है कि तालिबान
तालिबान वही कह रहा है जो दुनिया सुनना चाहती है। एक नैरेटिव ये खड़ा होता है, दूसरा नैरेटिव ये भी खड़ा हो सकता है कि क्या चूंकि जो तालिबान कह रहा है क्या वो ग्राउंड की असलियत है। चूंकि ग्राउंड से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं, लोग अभी भी बौखलाए हुए हैं, लोग डेस्परेटली छोड़ के जाना चाहते हैं। काबुल हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमने 2 ही दिन पहले के जो दृश्य देखे थे, जिस तरह की डेस्परेशन लोगों के अंदर थी, जिस तरह की एंग्जाइटी लोगों के अंदर थी कि वो किसी भी तरह वहाँ से जाना चाहते हैं। तो क्या जो अफ़गानिस्तान का पास्ट है, क्या वही उसका फ्यूचर होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है। और उसके साथ ही सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि अब जब वहाँ पर अमरुल्लाह सालेह हैं, वो कह रहे हैं कि अब मैं केयर टेकर प्रेसिडेंट हूँ, वहाँ पर हामिद करज़ाई, अब्दुल्ला जो हाई काउंसिल ऑफ नेशनल रिकॉन्सिलिएशन के हेड हैं, अब्दुल्ला और उनके साथ हामिद करज़ाई, वो दोनों कह रहे हैं, सिटीजन्स को अश्योर कर रहे हैं कि पीस वापस से रिस्टोर किया जाएगा, वापस से शांति अमन को रिस्टोर किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बीच में जो पावर है वो कहाँ जाएगा, जो रेन है वो कहाँ जाएगा, जो रूल कौन करेगा, किस तरीके से रूल करेगा। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो तालिबान ने जो पावर ली है वो जो पावर छीनी है, जो फोर्स के थ्रू जो पावर ली है। बट अब किस किस्म का रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है, किस किस्म का नेगोशिएशंस हो सकता है, क्या राउंड ऑफ टॉक्स होंगे, ये सब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है। लेकिन इस सब के बीच में जो अन्य देशों की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और जो भारत की भी प्रायोरिटी है कि कैसे जो नेशनल्स हैं जो वहाँ पर फंसे हुए लोग हैं उनको वापस रिपैट्रिएट किया जाए, उनको कैसे वापस लाया जाए, किस किस्म की स्ट्रैटेजी डिसाइड की जाए और लाया जाए। चूँकि अभी जो है जो फ़्लाइट्स जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट्स को जाकर वहाँ से रिपैट्रिएट करके लोगों को बाहर रेस्क्यू करके लाया जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है। क्योंकि वहाँ पर जो हमने 2 दिन पहले भी देखा था, जो एयर स्पेस था कम्प्लीटली बिल्कुल भी उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। लोग रनवे पे बेतहाशा भाग रहे थे, टारमैक पे कूद उछल रहे थे और स्टैम्पेड जैसे सिचुएशन थी। तो वो सिचुएशंस फिर से ना आ जाए, उससे पहले एक तरीके से रिपैट्रिएट किया जाए। और उसके साथ ही MEA ने भी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत के विदेश मंत्रालय ने भी मेल ID और उसके साथ फ़ोन नंबर्स और व्हाट्सएप नंबर्स भी दिए हैं। और बार बार ये MEA ट्वीट भी कर रहा है और इस बात को सामने रख रहा है कि वहाँ पर जो सिख्स फंसे हैं, जो इंडियन नेशनल फंसे हैं, जो हिंदूज फंसे हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रही है और उनको वापस लाने के लिए। क्या मेघना कमर्शियल फ्लाइट्स को अभी इजाजत दी गई है और किस तरह से जो बचे हुए नागरिक हैं उनको लाने की तरफ आगे बढ़ रहा है विदेश मंत्रालय? ये बहुत ही अहम प्रश्न यहाँ पर उठता है, क्योंकि अभी भी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कई इंडियन नेशनल्स जो हैं अभी भी पाकिस्तान में, अभी भी अफगानिस्तान में कई इंडियन नेशनल्स जो हैं वो फंसे हुए हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको एक इमरजेंसी वीज़ा पोर्टल पे वो रजिस्टर कर सकते हैं। कई इनमें से ऐसे लोग हैं जो थर्ड पार्टी की तरफ से एम्प्लॉय किए हुए हैं, तो या तो उनका एम्प्लॉयर उनकी डिटेल्स भरे जो जगह दी गई है वहाँ पर, या मेल ID पर, या जो व्हाट्सएप नंबर या जो फ़ोन नंबर्स दिए गए वहाँ से उनके बारे में जानकारी दे, उनकी डिटेल्स की जानकारी दे। या फिर जो वीज़ा पोर्टल है वहाँ पर जो अफ़गान नेशनल्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो भारत आ सकते हैं। तो ये जब सारा जो एक तरीके से कहें डिटेल्स भारत को मिल जाएंगी, उसके बाद जो रिपैट्रिएशन के लिए किस तरह से क्या आगे बढ़ना है, कितनी फ़्लाइट्स भेजनी है। क्योंकि हमने कल भी देखा 130 लोग आए थे जिनमें ITBP के पर्सनल थे, एम्बेसी के लोग थे और मीडिया पर्सन्स भी थे। तो उनको वापस लाया गया था C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए। और अब फिर फ्लाइट्स जाएंगी, लेकिन उसके पहले कब जाएंगी, कैसे जाएंगी और कितने लोगों को लेकर आएंगी, उसको एक तरीके से वो क्लैरिटी विदेश मंत्रालय पहले चाहता है। मेघना, बहुत संक्षेप में रिकंसिलिएशन काउंसिल के साथ जो बातचीत चल रही है और उस बीच उपराष्ट्रपति का ये कहना कि मैं कार्यवाहक राष्ट्रपति हूँ, इसमें कितनी प्रगति हुई है आगे तालिबान के साथ किसी एक तरह से एक सहमति की किसी सरकार की तरफ बातचीत बढ़ने में? देखिए, इन सभी के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मुल्ला बरादर जो हैं वो अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं। तो एक और एंगल इस चीज़ में जुड़ गया है, क्योंकि जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं या जो बातचीत होगी या जो राउंड्स ऑफ टॉक्स पे एक नेगोशिएशन के लिए बैठना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर एक तरीके की खिंचातान भी नज़र आ रही है कि चूँकि अमरुल्लाह सालेह ये कह रहे हैं कि मैं फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से मैं केयर टेकर प्रेसिडेंट बनता हूँ। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल
सवाल है कि क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन अब अफगानिस्तान में एग्जिस्ट करता है, क्या जो सिचुएशन वहाँ पे है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन उस तरह की अब बाकी रह गई है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उसके अलावा जो मुल्ला बरादर वहाँ आ चुके हैं और यहाँ पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि हाँ, हामिद करजाई और उनके साथ अब्दुल्ला ये कह रहे हैं, लोगों को आश्वासन दिला रहे हैं कि शांति अमन वापस से रिस्टोर किया जाएगा। तो क्या उनके बीच बातचीत हो रही है, क्या उनके बीच और बातचीत का दौर बढ़ेगा? ये सभी चीज़ें जो अगले कुछ समय में कंटिन्यूसली इवॉल्विंग सिचुएशन है, तो अगले 1-2 दिन में क्या पता इसके ऊपर कुछ कॉन्क्रीट सामने निकल कर आए, क्योंकि अभी फिलहाल जो स्थिति है वो बहुत ही खींचतान की और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि वहाँ पर अब क्या होगा और किस तरीके से जो सिचुएशन है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया मेघना, विस्तार से अफगानिस्तान के पूरे मसले पर बातचीत के लिए शुक्रिया। और मिड डे प्राइम में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए भाषा स्वाभिमान की, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, बातें होगी शान की, आत्मनिर्भर हम, आत्मनिर्भर हम। बच्चों, मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगी, पर कैसे? लोहा तांबा खनिज मिले सब इस धरती के आंगन में, इतना आशीर्वाद छुपा है इस धरती के कण कण में, हर एक जरूरत अपनी खुद ही जब पूरी कर पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की हम तब बुनियाद बनाएंगे, आत्मनिर्भर हम। संकल्प है हमारा कि धरती के ये आशीर्वाद हम देश की सेवा में ला सकें, देश की जरूरतों के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। वेदांता। A new species of badass. Kia, movement that inspires. और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। पेगासस मामले में जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से गठित आयोग को रद्द करने की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस M.B. लोकूर की अध्यक्षता में कमीशन का गठन किया है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि राज्य सरकार का निर्णय असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी। परीक्षा 5 सितंबर के लिए निर्धारित है। जस्टिस संजय किशन कौल और हरिकेश रॉय की खंडपीठ ने कुश कालरा द्वारा दायर एक रिट याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें महिला उम्मीदवारों को NDA परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि महिलाओं को केवल लिंग के आधार पर NDA में शामिल नहीं किया जाता है, जो समानता के मौलिक अधिकारों का कथित उल्लंघन है। याचिका में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि योग्य महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा में बैठने और NDA में प्रशिक्षण देने की अनुमति दी जाए। हालांकि परीक्षा के नतीजे आगे चलकर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए बात करते अपने संवाददाता विकास सारथी से। विकास सारथी, एक ये बड़ी जीत के तौर पर ही इसे देखा जाए क्या? बिल्कुल, महिलाओं के लिए बड़ी जीत है और इसमें जो सबसे बड़ा जिसको हम कह सकते हैं जिसने रास्ता दिखाया इस पूरे मामले की तरफ, वो सुप्रीम कोर्ट का ही पुराना फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि महिलाओं को भी परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए आर्मी में। नेवी और एयरफोर्स पहले ही परमानेंट कमीशन देते रहे थे, लेकिन आर्मी ने सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद परमानेंट कमीशन की व्यवस्था दी थी। उसी फैसले के आधार पर एक और याचिका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आई थी और ये कहा गया था कि NDA में भी महिला उम्मीदवारों को इस परीक्षा को देने की अनुमति होनी चाहिए। अब सेना में जाने के 3 तरीके हैं, NDA, IMA और ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी OTA। बाकी दोनों में महिलाओं को अनुमति थी परीक्षा में बैठने की, लेकिन NDA में जो कि सबसे शुरुआती परीक्षा होती है उसमें महिलाओं को अनुमति नहीं होती थी अब तक। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भेदभावपूर्ण है और इस मामले में कदम उठाते हुए सेना को NDA में भी
महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देनी होगी। डिटेल्स क्या होंगे, पूरा विवरण क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट अपने अंतिम फैसले में बताएगा। लेकिन अब सितंबर में जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है यूपीएससी के जरिए एनडीए की, उसमें महिलाओं को भी बैठने की अनुमति होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस पूरी जानकारी के लिए इस विषय पर। और आगे खबरों में बढ़ते हुए, जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर बीजेपी ने जनता के बीच अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। केंद्र सरकार के नवनियुक्त मंत्रियों को उनके संसदीय क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों में जाकर जनता से आशीर्वाद लेने की एक अनोखी परंपरा का श्री गणेश हुआ है, जिसमें तमाम मंत्रीगण जनता के बीच जा रहे हैं, जिन्हें कार्यकर्ताओं का भारी साथ मिल रहा है। तो वहीं जनता के अपार जन समर्थन से आशीर्वाद यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अनुप्रिया पटेल, एसपी सिंह बघेल, अन्नपूर्णा देवी समेत अनेक मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा पर निकल चुके हैं। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। इस समय वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। ये भी मालूम हुआ है कि 10 से 12 लाख रुपए की रकम एक सीट के लिए देनी पड़ती थी, और बहुत बड़ी रकम इस जरिए से अगर 40 के करीब केसेस पर ईयर भी देखें तो जमा होती थी, जो लगभग 4 करोड़ के लगभग एक साल की कलेक्शन बनती है। ये भी मालूम हुआ कि ये जो 4 करोड़ के करीब कलेक्शन बनती थी, एक न एक जरिए से उसका रूट आगे टेररिज्म की तरफ फंडिंग के लिए निकलता था, जिसके लिए काफ़ी एविडेंस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो जमा कर चुकी है। इस तफ्तीश के दौरान काफ़ी जगहों पे तलाशियां की गई, सर्च की गई, जिसके दौरान अलग अलग तरह का एविडेंस पुलिस को, चाहे वो बैंक की ट्रांजैक्शन से वाबस्ता हो या फिर सीट्स का रिकॉर्ड, हिसाब किताब डायरियों में हो कि किसको कौन सी सीट दी गई, या फिर उसके अलावा जो डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड रखा गया हो, उस सब तरह के रिकॉर्ड एविडेंस के लिए पुलिस ने, सीआई विंग ने जमा किए हैं। इसमें यह भी चीज पाई गई कि बहुत सारे लोग बेशक चाहवान थे कि वो ये सीट एमबीबीएस की अपने बच्चों के लिए हासिल कर सकें, और उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो जहां पर दहशतगर्द मारे गए, उनके परिवार के लोगों ने भी अप्रोच किया, मगर ये चीज देखने को मिली कि काफी जगह पे पैसे को तरजीह दी गई, जहां से पैसा आया उसको सीट मिल गई और दूसरे लोग कुछ बिना सीट के भी रह गए। ये केस बड़े अच्छे से अभी तक तफ्तीश हुआ है, और इस केस की तफ्तीश आगे भी रवा है। इस केस में अभी तक जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, उसमें 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें एक मोहम्मद अकबर भट्ट अलियास जफर भट्ट, जो साल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। फातिमा शाह, जो श्रीनगर की रहने वाली हैं, बेमिना की, वो भी इसमें गिरफ्तार हो चुकी हैं। इसके अलावा मोहम्मद अब्दुल्ला शाह हैं, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। चौथे नंबर पे सब्जार अहमद शेख हैं, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। सब्जार अहमद शेख। इसमें एक बात और नोट करने लायक है कि जो मोहम्मद अब्दुल्ला शाह है, इसका भाई 90s में पाकिस्तान गया था और अभी वो हुर्रियत का फैसिलिटेटर है वहाँ। ये जो लेन देन का सिलसिला, सीटों को आगे मैनेज करना, उसमें उसका नुमाया रोल है। इसी तरीके से भाई, इसी तरीके से जो सब्जार का भाई है मंजूर अहमद शाह, ये भी पार गया था
और ये भी हुर्रियत के साथ तालमेल रखना और वहाँ की जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ दाखिले दिलवाए जाते हैं और ISI की वो लोग जो उन दाखिलों को आगे फैसिलिटेट करते हैं, उनके साथ इन दोनों के ताल्लुकात वहाँ हैं और ये दोनों लोग अभी पाकिस्तान में हैं। इसके अलावा और भी कुछ अक्यूज लोग हैं जिनके ऊपर अभी काम चल रहा है, जिनकी डिटेल्स अभी शेयर नहीं करी जा सकती हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग का और टेरर फंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसमें CI विंग ने बहुत बेहतरीन काम किया है। शुक्रिया। सर, एक और बात की, जो बीजेपी को लेकर कुछ पार्टी लीडरों ने कल आज अनंतनाग में कुछ फेयर रेड किए हैं कि उनको खतरा है, उनको अकोमोडेशन नहीं मिल रही है। पुलिस ने बार बार ये किया कि उनका कहना है बीजेपी का कि 23 पार्टी वर्कर्स हैड बीन किल्ड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो किस तरह से जो सुरक्षा है, जो सबसे बड़ा कंसर्न है गवर्नमेंट के लिए भी, आपके लिए भी, तो किस तरह से आप इसको कोप अप कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी के वर्कर्स और लीडर्स सत्ता से टारगेट हैं जम्मू कश्मीर में, खासतौर से साउथ कश्मीर में? देखिए, मेजॉरिटी जो लोग हैं अलग अलग पार्टियों से वाबस्ता, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, उनको सिक्योरिटी जितनी चाहिए दी गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना सिक्योरिटी के हैं, या तो सिक्योरिटी मांगी नहीं गई या फिर सिक्योरिटी का प्रोसेस जो कंसर्न्ड एजेंसीज हैं उनके पास चल रहा है। जहाँ तक अकोमोडेशन का ताल्लुक है, अकोमोडेशन पुलिस के पास हर जिले में नहीं है। ज़्यादातर श्रीनगर में अकोमोडेशन है और कुछ जिलों में हेडक्वार्टर पे अकोमोडेशन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन अकोमोडेशन की अलॉटमेंट के बावजूद भी वहाँ रहते नहीं हैं। आपने अगर अकोमोडेशन दे भी दी तो अपने काम कारोबार के लिए वो सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कई बार बिना सिक्योरिटी के निकल जाते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको सिक्योरिटी की ना तो अभी डिमांड आई है, ना ही उनको सिक्योरिटी के लेवल पे प्रोसेसिंग हुई है, जिसमें कल वाले शख्स भी जो हैं वो शामिल हैं, जावेद अहमद डारजी भी शामिल हैं। हम लोग फिर से सिक्योरिटी का रिव्यू जो है एजेंसीज, हमारी जो सिक्योरिटी कमेटी है वो एजेंसीज इसको रिव्यू कर रही हैं और जो कोई लोग बदलते हुए हालात के मुताबिक, जो कि एक डायनामिक प्रोसेस है, इसमें कोई एक लिस्ट सदा के लिए पक्की नहीं होती है, तो उसमें कोई लोग चढ़ते भी रहते हैं, कोई लोग निकलते भी रहते हैं, उसको फिर से रिव्यू कर रहे हैं और जिन लोगों की सिक्योरिटी की और ज़रूरत होगी उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। तो ये आप देख रहे थे जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह की प्रेस वार्ता। और इस प्रेस वार्ता पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जन आशीर्वाद यात्रा, भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाओं को लेकर संसदीय क्षेत्रों में लेके जाने का एक बड़ी मुहिम है। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता राजेश राज। राजेश, क्या प्रगति है, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? और कई राज्यों में हमने ये भी देखा कि इस यात्रा का विरोध भी दिखाई दिया। देखिए, निश्चित तौर पर जो बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर इस यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं टीएमसी और भाजपा के बीच जो है वो संघर्ष की स्थिति कल देखने को मिली थी। लेकिन अब जन आशीर्वाद यात्रा जो है पूरे पिक पर है, पूरे शबाब पर है और उत्तर प्रदेश के जो 7 मंत्री हैं वो भी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। एसपी सिंह बघेल जो कानून राज्य मंत्री हैं, वो BL वर्मा भी मथुरा से अपनी यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। एसपी सिंह बघेल आज फिरोजाबाद से अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश से मंत्री बनाए गए हैं, महाराजगंज के सांसद हैं। इसके अलावा अन्य जो मंत्री हैं वो धीरे धीरे अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कोडरमा से अपनी यात्रा की शुरुआत 16 अगस्त को की थी। कल उनकी यात्रा का समापन जो है गिरिडीह में होगा, धनबाद होते हुए कोडरमा से हजारीबाग, हजारीबाग से रांची और रांची से धनबाद और फिर गिरिडीह में जाकर उनकी यात्रा जो है वो खत्म होगी। तरुण चुग जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, उनको इस यात्रा के लिए प्रभारी बनाया गया है और इसके अलावा कई अन्य लोग जो हैं उनको सहयोग कर रहे हैं। जैसे पंकजा मुंडे जो गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं, पूर्व विधायक हैं महाराष्ट्र से, पूर्व मंत्री हैं, वो सहयोग कर रही हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा है न सिर्फ जनता के बीच जाकर जनता से रूबरू होने का एक माध्यम है, बल्कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, और उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव अगले साल होने हैं, लिहाजा ऐसे में यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस यात्रा से जनता को किस तरह का लाभ होगा? क्योंकि जब संजय राउत ये कहते हैं बीजेपी पर हमला बोलते हुए कि आशीर्वाद यात्रा का मतलब है तीसरी लहर को निमंत्रण, तो इसके जवाब के लिए किस तरह से बीजेपी तैयार है?
देखिए, बीजेपी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि बीजेपी जो कार्यकर्ताओं के बीच मंत्रियों को भेज रही है ताकि जो लोकसभा या राज्यसभा में जिस तरीके से विपक्ष ने सदन में कामकाज को प्रभावित करने की कोशिश की उसको एक्सपोज किया जाए। साथ ही जो बड़े पैमाने पर दलित, आदिवासी, ओबीसी और महिला मंत्रियों का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार ने दिया है अपने मंत्रिमंडल में, इस बात की जानकारी जनता तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी कहीं ना कहीं तमाम जो मंत्री हैं वो जनता के बीच जाकर लोगों के साथ संवाद करने की कोशिश करेंगे। और ये यात्रा इसलिए अपने आप में यूनिक इसलिए भी है ऋतु कि 212 लोकसभा क्षेत्रों को ये कवर करेगा। 19 राज्यों तक में ये यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। 19,567 किलोमीटर की यात्रा ये तमाम मंत्री करेंगे। 265 जिले कवर होंगे। 39 मंत्री जो नवनियुक्त हैं उनको जन आशीर्वाद यात्रा में लगाया गया है। छोटे बड़े 1,663 कार्यक्रम पूरे देश भर में होंगे, जिसमें 19 राज्यों को समाहित किया गया है। तो यह जो यात्रा है अपने आप में एक यूनिक यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा प्रयास है। शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लेंगे कुछ और खबरें। देखते रहिए डीडी न्यूज़। बच्चों तुम्हें सिखाए भाषा स्वाभिमान की, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, बातें होगी शान की। आत्मनिर्भर हम। बच्चों, मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगी, पर कैसे? लोहा तांबा खनिज मिले सब इस धरती के आंगन में, इतना आशीर्वाद छुपा है इस धरती के कण कण में। हर एक जरूरत अपनी खुद ही जब पूरी कर पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की हम तब बुनियाद बनाएंगे। आत्मनिर्भर हम। संकल्प है हमारा कि धरती के ये आशीर्वाद हम देश की सेवा में ला सकें, देश की जरूरतों के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। वेदांता। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में अब तक करीब 2 करोड़ गरीब लोगों को इलाज मिल चुका है। सरकार के मुताबिक अब तक देश भर में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 24,683 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 16 करोड़ 20 लाख पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत सत्यापित किया गया है और आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए हैं। केंद्र के मुताबिक 918 स्वास्थ्य लाभ पैकेज हैं, जिनमें कोरोना का इलाज और कोरोना टेस्ट के साथ 1669 प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। अब तक लगभग 23,000 सार्वजनिक और निजी अस्पतालों का एक नेटवर्क देश भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जुड़ चुका है। लाहौर में राजा रंजीत सिंह की प्रतिमा को गिराने के विरोध में दिल्ली में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के सामने एकत्रित होकर पाकिस्तान के प्रति विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। बाद में पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने वालों को हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। न्यूयॉर्क दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज पहली खुली बहस होगी, जिसका विषय प्रोटेक्टिंग द प्रोटेक्टर्स टेक्नोलॉजी पीस कीपिंग होगा। दूसरा कार्यक्रम कल आतंकी गतिविधियों से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा विषय पर होगा। विदेश मंत्री की न्यूयॉर्क यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। कल विदेश मंत्री ISIL से पैदा खतरे के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की छमाही रिपोर्ट पेश किए जाने के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री की अन्य सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता जारी है। और मिड डे प्राइम में अब देखते हैं खेल जगत की कुछ खबरें। और अशोक मार्तोलिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अशोक, क्या खबर आज खेल जगत से? शुक्रिया रितु। टोक्यो
ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद अब बारी है पैरालंपिक खेलों की। टोक्यो में 24 अगस्त से 8 सितंबर के बीच होने वाले पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल पूरी तरह से तैयार है। इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए भारत का पहला दल रवाना हो गया है। सबसे पहले टोक्यो जाने वाले खिलाड़ियों में 2016 रियो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलु और इस बार भाग लेने जा रहे जेवलिन थ्रोवर टेकचंद और डिस्कस थ्रोवर विनोद कुमार शामिल हैं। From India. टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेने के लिए भारत का पहला दल रवाना हो गया है। टोक्यो रवाना हुए पहले बैच में 2016 रियो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलु भी शामिल हैं। थंगावेलु टोक्यो पैरालंपिक में भारत के ध्वजवाहक भी होंगे। थंगावेलु के साथ विनोद कुमार और टेकचंद भी टोक्यो के लिए रवाना हुए हैं। 4 एथलीट्स के साथ कुछ अधिकारी भी पहले बैच के साथ टोक्यो गए हैं। खेल मंत्रालय के अधिकारी साई और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष दीपा मलिक ने एथलीटों के पहले दल को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से रवाना किया। In the midst of very difficult and trying circumstances, all of you have mastered and delivered the art of, turning any disadvantage into a inspirational opportunity. So all of us in the country, we have a lot to learn from you. You are the torch bearers. इस अवसर पर दीपा मलिक ने कहा कि इस बार सबसे बड़ा दल पैरालंपिक के लिए जा रहा है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार सबसे ज्यादा पदक भी देश के लिए आएंगे। Team looks in great shape. We are very overwhelmed with the kind of love we are receiving from media, from country. Honorable Prime Minister sir wished us today, and Sports Authority of India and Ministry of Sports officials are here to see us off. So it's a very positive state of mind for athletes. They're feeling inspired, and I wish them all the luck. And I'm also here cheering for them. 2016 के रियो ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले भारतीय स्टार पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु टोक्यो के लिए अपनी तैयारियों से पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी पूरी कोशिश विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण जीतने की होगी। वहीं जैवलिन थ्रो में टेकचंद और डिस्कस थ्रो में विनोद कुमार से भी टोक्यो में पदक की उम्मीद की जा रही है। फीलिंग इज गुड। मेरा थिंकिंग दिस टाइम गोल्ड एंड रिकॉर्ड मेरा थिंकिंग। मेरा टीम में इंडिया टीम में दिस टाइम 15 मेडल आ रहा है, मोर देन 15 मेडल एंड एक्स्ट्रा मेडल आ रहा है। या मेरा जंप टाइम एंड फीलिंग मेरा कंट्री थिंकिंग आ रहा है। एनी टाइम मेरा कंट्री ऊपर में मेरा थिंकिंग है। बिल्कुल देश के लिए मेडल लेके आना है सर। और काफ़ी अभी जो हमारे पैरालंपिक होंगे इसमें हमारे देश के जो खिलाड़ी काफ़ी इसमें अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा और काफ़ी मेडल लेके आएंगे सर। छोटी मोटी समस्याएं तो आती रहती हैं और उन्हीं से लड़के ही जब आगे निकलते हैं तो यहाँ इस मुकाम तक पहुँचते हैं सर। महसूस ऐसा कर रहे हैं जैसे एबल बॉडी में मेडल आए हैं, 7 मेडल आए हैं, आज तक के सबसे ज़्यादा आए हैं। और दूसरी चीज़ सर ये है कि अब हम 54 कंटेंट जा रहे हैं पहली बार, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है और मेरा विश्वास है कि 20 के आसपास हमारे मेडल आएंगे, जिसमें से कम 8 गोल्ड मेडल होंगे। ये हमारा आत्मविश्वास है और हमारा पूरा फोकस है सर इस चीज़ में। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा 54 एथलीट का दल जा रहा है। ये खिलाड़ी 9 स्पर्धाओं में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले 2016 के रियो पैरालंपिक में 19 भारतीय पैरा एथलीटों ने 5 खेलों में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता था। टोक्यो में 24 अगस्त से 8 सितंबर के बीच पैरालंपिक खेलों का आयोजन होना है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल प्राइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस खबर के लिए और मिड प्राइम में भी आज बस इतना ही। टीजी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।